गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के सेक्शन को लेकर मैं आपके साथ दोबारा से तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट सेक्शन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबाह अल खालिद अल सबाह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये हमारे प्रधानमंत्री थे कुवैत के। कुवैत में नवंबर 2020 में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुवैत की बात की जाए तो कुवैत की कैपिटल है हमारी कुवैत सिटी और कुवैत की जो करेंसी है उस करेंसी का नाम है कुवैत दीनार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी बने हैं। तो नए एमडी जो बने हैं जे वेंकट रामू, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी बने हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2018 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कस्तूरी कपास। क्या रखा गया है? कस्तूरी कपास। रिसेंटली क्या है कि हमारी जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रीमियम कपास को, प्रीमियम मतलब अच्छा जो कपास है उसको विश्व व्यापार में उतारने के लिए उसे कस्तूरी कपास नाम से किया है चिन्हित। समझ में आ रहा होगा, यानी कि इंडिया का जो सबसे अच्छा कपास है उसको उन्होंने एक ब्रांड नाम दे दिया है कस्तूरी कपास और इसका उन्होंने किया है अनावरण। और भारत की बात की जाए तो भारत इस टाइम पर रिसेंटली दुनिया में दूसरे नंबर का कपास उत्पादक देश बन गया है। नॉर्मली रहता था सबसे ज्यादा यूएसए कपास उत्पादन करता था, उसके बाद चाइना करता था और उसके बाद इंडिया। ठीक है ना, ये स्थायी विभाजन था, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया आ गया है दूसरे नंबर पर। तो ये चेक करते रहना कब दूसरे पे, ज्यादातर यही रहता है कि इंडिया ज्यादातर रहता है तीसरे नंबर पर, दूसरे पे चाइना और पहले पर यूएसए। समझ आ रहा होगा, तो इसलिए कपास का ये हमारा है। और विश्व कपास दिवस मैंने भी किसी रिसेंटली हमने क्वेश्चन में किया ही था, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है हमारा गुजरात राज्य। और हमारा जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अगला, किस राज्य ने जगन अन्ना विद्या कनुका योजना प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इसका उद्घाटन किया है और इसके तहत यह निर्धारित किया है कि सरकारी स्कूल में 1 से लेकर 10 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को जो शैक्षिक सामग्री होगी यानी कि पढ़ने वाली सामग्री होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी मुफ्त। तो इसी योजना का नाम है जगन अन्ना विद्या कनुका योजना। आंध्र प्रदेश की बात की तो हम अपने आंध्र प्रदेश को डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने आज के लेक्चर में। आंध्र प्रदेश ये हमारे इंडिया के मैप में लोकेटेड, इंडिया के दक्षिण पूर्वी तट पर, और ये इसका सेपरेटली पॉलिटिकल मैप। आंध्र प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। याद रखना, 1 नवंबर 1956 को। ये मैं आधुनिक निर्माण की बात कर रहा हूं, अदरवाइज हम पॉलिटी में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाषाई आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ सबसे पहले, तो हम बताते हैं आंध्र प्रदेश। और वो कब हुआ था? वो 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो रिसेंटली आधिकारिक घोषणा है कि हमारा पुनर्गठन किया गया राज्यों का और उस आधार पर जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ है वर्तमान, वो बना हमारा 1 नवंबर 1956 को। तो याद रखना, जो 1953 स्थापित होता है वो पॉलिटी के हिसाब से दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्या है कि आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है उसकी लंबाई के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की, तट रेखा समझ में आ रहा होगा, जो समुद्र के किनारे की लाइन, तो ये हमारा गुजरात, तो सबसे लंबी है गुजरात की। और सेकंड नंबर पर है हमारे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की है तकरीबन 974 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश के हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 4.96% पूरे भारत के क्षेत्रफल का। और इस आधार पर 7वां सबसे बड़ा राज्य है ये हमारे भारत का। इसमें 13 जिले पड़ते हैं। ठीक है ना, तो टोटल 13 जिले। अगला हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की 4.1% है और इस आधार पर यह 10वां सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन में इसके जनघनत्व को देखा जाए तो ये जनघनत्व है 308। ठीक है ना, अगर हम साक्षरता की बात करें कि आंध्र प्रदेश की साक्षरता कितनी है तो 67.41%। और यहाँ की अगर लिंगानुपात की बात करें तो ये है 993।
ठीक है ना, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 993। यहां की हम कैपिटल की बात करें तो यहां की जो विधायी राजधानी है वो है अमरावती, ठीक है ना, और यहां की जो कार्यकारिणी राजधानी है वो है हमारी विशाखापत्तनम। दो राजधानियां, अगर अलग अलग पूछा जाता है विधायी कौन सी तो अमरावती, कार्यकारिणी कौन सी तो विशाखापत्तनम, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आंध्रा की कैपिटल क्या है तो मार के आएंगे अमरावती, ठीक है। दूसरा, यहाँ की हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की तेलुगु, आधिकारिक जो भाषा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके विधानमंडल की संरचना पर। तो आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय, यानी कि यहाँ पर 2 सदन हैं, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। समझ में आ रहा होगा? विधानसभा में यहाँ टोटल कितने मेंबर्स? 175। विधान परिषद में कितने हैं? तो 58। लोकसभा के लिए कितनी सीटें यहां से? तो 25। और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें यहां पर? तो ये सीटें हैं हमारी 11। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। विधानमंडल द्विसदनीय यानी कि 2 सदन है, यानी कि विधानसभा भी है विधान परिषद भी। सभा में 175 मेंबर, विधान परिषद में 58 मेंबर, लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 11। अब इसके हम गवर्नर वगैरह देखते हैं। तो हमारे जो आंध्रा के गवर्नर हैं ये इमेज लगी हुई, और ये हैं हमारे विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन ये हमारा आंध्रा का राजकीय चिन्ह है या आंध्रा की मोहर है। और हमारा ये आंध्रा के सीएम की इमेज लगी हुई वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्रा के हम बाकी राजकीय चीजों की बात करें तो आंध्रा का जो राजकीय पशु हमारा ब्लैक बग, वही हमारा काला हिरण, ठीक है ना। आंध्रा के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो ये तोता हो गया, इसको बोला जाता है रोज रिंग्ड पैराकीट, ठीक है ना, तो स्पेशली हमारा तोता हुआ। अगला राजकीय पेड़ की बात की जाए तो आंध्रा का राजकीय पेड़ है हमारा नीम। और आंध्रा के राजकीय पुष्प की बात की जाए तो ये हमारा होता है जैस्मीन, और जैस्मीन को हिंदी में बोलते हैं चमेली। तो ये हमारा राजकीय पुष्प हो गया चमेली। इसके अलावा भी कुछ यहां पर है, यहाँ का राजकीय जो फल है वो है आम, ठीक है ना। समुद्र के किनारे का है तो फिश का भी इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ की राजकीय फिश जो है उसको बोला जाता है मड फिश, ठीक है ना। और यहाँ का जो राजकीय स्पोर्ट है, खेल है, वो है कबड्डी। तो ये चीजें और याद रखना कि फल है आम, फिश है मड फिश, और यहाँ का राजकीय जो स्पोर्ट है वो है कबड्डी। इसके बाद हम आंध्रा के त्योहार मेले देखते हैं कि त्योहार और इंपॉर्टेंट मेले कौन से हैं। बात की जाए तो त्योहार और मेला, इसमें हमारा त्योहार में एक ब्रह्मोत्सव त्योहार है, एक भीष्म एकादशी मनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। एक यहाँ पर त्यागराजा मेला मनाया जाता है। एक डेक्कन महोत्सव मनाया जाता है, डेक्कन महोत्सव। और सभी ने सुना होगा, बहुत पूछा होगा, एक पोंगल त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार का मतलब फसल कटाई का ये होता है प्रतीक। तो पोंगल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहां? तो हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर एक लुम्बिनी उत्सव भी मनाया जाता है, लुम्बिनी उत्सव। इसके बाद यहाँ की हम अगर नदियों की बात की जाए तो यहां से होकर कई इंपॉर्टेंट नदियां गुजरती हैं, जैसे कि गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, पेन्ना हुआ, तुंगभद्रा हुआ। ये इंपॉर्टेंट नदियां हमारी आंध्रा से होकर गुजरती हैं। इसके बाद यहाँ की कृषि और खनिज की बात की जाए तो आंध्रा कृषि और खनिज के मामले में भी आगे है, ठीक। यहाँ का आंध्रा का बड़ा हिस्सा है, उसका रोजी रोटी है वो कृषि पर आधारित है, समझना चीज को। और राज्य की जो मुख्य फसल है वो है चावल। क्या है राज्य की मुख्य फसल? चावल। इसीलिए जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है तो हमारा हो गया आंध्रा। इसके अलावा चावल के अलावा ज्वार पैदा होता है, बाजरा पैदा होता है, मैच पैदा होता है, गन्ना होता है, इवन कॉटन यानी कि कपास पैदा होता है, ठीक। दूसरा यहां से जुड़ी हुई कि भारत में अंडा उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा मात्रा में अंडा उत्पादन करता है, वो भी हमारा आंध्र प्रदेश। और इसीलिए अंडा उत्पादन के कारण ही इसे एग बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दो रखना याद, एग बाउल ऑफ एशिया कौन है? तो आंध्र प्रदेश। और रिच बाउल ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारा हुआ आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम इसके खनिजों वगैरह की बात की जाए तो इंडिया में मायका का चाहे भंडार हो और चाहे उत्पादन हो, दोनों सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहां पर एक यूरेनियम की खान भी है, और उस यूरेनियम की
जो खान है उसका नाम है तुम्माला पल्ले। क्या नाम है? तुम्माला पल्ले। याद रखना ये यूरेनियम की खान है। और शब्द सुनते होगे केजी बेसिन। केजी बेसिन न्यूज में आता रहता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडारें खोज चल रही है, वो भी कहां पाया जाता है? आंध्रा के किनारे। तो यहां से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर और खनिज की बात हुई। इसके बाद हम आंध्रा के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आंध्रा में 3 हमारे नेशनल पार्क हो गए। एक है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है ना, एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये हमारे आंध्रा के नेशनल पार्क। वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए यहां पर तो कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य है, कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य है, नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य है, कोल्लेरू वन्य जीव अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट यहाँ के हो गए वन्य जीव अभयारण्य। अगर हम यहाँ के मंदिर की बात की जाए, मंदिर के साथ पर्यटन स्थल भी ले लें, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मंदिर हैं। जैसे कि एक हमारा यहाँ पर कनका दुर्गा का मंदिर है, ये पड़ता है विजयवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो शिव मल्लिकार्जुन मंदिर है, शिव मल्लिकार्जुन मंदिर, ये पड़ता है हमारा श्री सैलम में। एक मंदिर है वीरभद्र मंदिर है, ये अनंतपुर में पड़ता है। और बहुत पॉपुलर सुनाई होगा तिरुमल वेंकटेश्वर मंदिर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तिरुमल वेंकटेश्वर मंदिर ये कहां पड़ता है? हमारा चित्तूर में, ठीक है। यहाँ के इंपॉर्टेंट नृत्य की बात की जाए तो पूछे जाते हैं कुछ 5-6 नृत्य जो बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ का इंपॉर्टेंट नृत्य हो गया हमारा कचिपुड़ी, ठीक है ना। और यहाँ की जनजातियों की बात की जाए तो काफी जनजातियां हैं, जिनमें एक है गदा, एक है सावरस, एक है कोयस, एक है खोंड, ठीक है ना, कोलमिस एक इंपॉर्टेंट जनजाति यहाँ की, बाल्मीकि, ठीक है ना, और चेनस, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की हुई जनजाति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए हमारे आंध्र प्रदेश को लेकर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सरला पुरस्कार 2020 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया हमारा नित्यानंद नायक को। ये इमेज लगी हुई नित्यानंद नायक की। जो सरला पुरस्कार है वो उसकी स्थापना हुई है 1979 में, ठीक। और ये जो दिया जाता है ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय मेटल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। कौन? भारतीय मेटल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर साल दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कि उड़िया में उत्कृष्ट लेखन के लिए ये दिया जाता है, यानी कि उड़िया भाषी लोगों को ही जो उड़िया में साहित्य लिखते हैं दिया जाता है उनके लिए। तो नित्यानंद नायक को 2020 का ये दिया गया है। और इनकी एक कविताओं का संग्रह 2017 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। 2017 के लिए दिया कब जा रहा है? 2020 में। और उसका नाम था सेटे बेलाकू नाथवा। ये इनकी कहना चाहिए कविताओं का संग्रह है सेटे बेलाकू नाथवा। इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है ना। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, ये लिखना चाहिए था कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है रिसेंटली हमारा 8 अक्टूबर। क्या है ये? कि यह अक्टूबर के जो दूसरा गुरुवार पड़ता है, ठीक है, सेकंड गुरुवार को, ये तय है हर अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को ये मनाया जाएगा। तो इस बार ये गुरुवार पड़ा हमारा कब? 8 अक्टूबर। गुरुवार समझ में आ रहा होगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक। और इस बार का इसका विषय रहा और वो रहा होप इनसाइट। क्या रहा? होप इनसाइट। और इसका सीधा सा मनाने का पर्पज यही है कि अंधी दोष और दृष्टि दोष पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया जाए। और WHO ने एक आंकड़ा बताया है कि दुनिया भर की तकरीबन 1 बिलियन आबादी को कोई ना कोई दृष्टि दोष है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशॉट पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पुरस्कार नया शुरू हुआ है, संबंधित है हमारा पर्यावरण से। ब्रिटेन ने इस पुरस्कार की शुरुआत की है। तो याद रखना किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ब्रिटेन के द्वारा। और ये अगले 10 सालों के लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि अगले 10 वर्षों तक हर साल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगले 10 वर्षों तक दिया जाएगा और हर साल कितने को? 5 लोगों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि HB4 प्रजाति जो आनुवंशिक रूप से संशोधित है किस फसल की है? तो इसका आंसर हो गया हमारा गेहूं। आनुवंशिक रूप से संशोधित समझ में आ रहा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, यानी कि उसके जीन में प्रयोगशाला में परिवर्तन करके नई फसलें बनाई जाती हैं, ठीक। तो गेहूं की नई प्रजाति बनाई है, उसका नाम है हमारा HB4। तो HB4 के प्रयोग गन्ना से है HB4। और ये चर्चा में क्यों है कि रिसेंटली जो हमारा अर्जेंटीना है उसने इसके प्रयोग की अनुमति दे दी है, ठीक है ना, HB4 गेहूं की।
ठीक। और इसकी जो विशेष क्वालिटी है HB4 की क्या है, जो प्रजाति डेवलप की है, ये सूखा प्रतिरोधी है। तो स्पेशल इसकी पावर यह है कि सूखा प्रतिरोधी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में गेहूं की सूखा प्रतिरोधी एक प्रजाति विकसित की गई है, वो कौन सी है, तो याद रखना HB4। और दूसरा क्वेश्चन, इसके प्रयोग की मान्यता किस कंट्री ने प्रदान की है, तो प्रदान की है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है, सभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी कैपिटल जो है वो है हमारी ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना। और इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एल्बर्टो फर्नांडिस, ठीक है ना, एल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अर्जेंटीना एरिया के हिसाब से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, यहां की बात की जाए। दूसरा, यहां की भाषा जो है वो है स्पेनिश। और मैं ये क्यों बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्पेनिश भाषा कहीं बोली जाती है तो वो अर्जेंटीना में ही बोली जाती है। दूसरा क्या है कि अर्जेंटीना कई पार्ट में बटा है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। दूसरा, आज की डेट में हम जो लैटिन म्यूजिक सुनते हैं, बोलते हैं ना ये लैटिन म्यूजिक है, तो इसकी शुरुआत अर्जेंटीना में ही हुई। और ग्रेट चीज ये है कि दुनिया का जो सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग किया गया था विश्व में कहीं भी रेडियो प्रसारण, वो यहीं पर हुआ था 27 अगस्त 1920 को। तो विश्व का सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यहीं पर। ठीक, तो ये जुड़ी हुई चीजें कुछ हमारी अर्जेंटीना से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चेतन आनंद को। ये चेतन आनंद की मेल लिखी हुई, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बैडमिंटन के सामान बनाती है कंपनी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कंपनी का नाम है। तो इसने अपना एम्बेसडर किसको बनाया है रिसेंटली, चेतन आनंद को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं, वह खिलाड़ी जिसने 10,000 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो ये खिलाड़ी का नाम है जोशुआ चेप्तेगी। ये हमारे युगांडा के धावक हैं, ठीक है ना, युगांडा के धावक। इन्होंने रिसेंटली एक नया 10,000 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया और इन्होंने ये दौड़ 26 मिनट 11 सेकंड में पूरी की, जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड था 26 मिनट 17 सेकंड का, ठीक है ना। और इससे पहले ये रिकॉर्ड नाम था केनिनिसा बैकलेथ के नाम, केनिनिसा बैकलेथ ने बनाया था। ये 2005 में पहले 26 मिनट 11 सेकंड में इसको तोड़ा इन्होंने रिसेंटली और कर दिया है 26 मिनट 11 सेकंड। समझ में आ रहा होगा, ठीक। युगांडा की बात की जाए तो युगांडा जो हमारा उसकी कैपिटल है हमारी कंपाला, क्या है राजधानी, कंपाला। और युगांडा के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए कि युगांडा का राष्ट्रपति कौन है, तो युगांडा के हमारे राष्ट्रपति होंगे, उनका नाम है योवेरी। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। और यहां के अगर हम पीएम की बात करें तो रुहकाना, युगांडा के पीएम हैं रुहकाना रुगुंडा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि केशवपुरम जलाशय किस शहर में विकसित किया जाएगा, तो ये हमारा आंसर है हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में विकसित किया जाएगा। और पीने के शुद्ध पानी को उपलब्ध कराने के लिए इसका किया जा रहा है विकास। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना हमारा डेवलप हुआ है या राज्य बना है 2 जून 2014 किसके कटकर बना है, सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। जो तेलंगाना के हमारे गवर्नर हैं वो हैं हमारे गवर्नर तमिलिसाई साई। और यहाँ के जो सीएम है हमारे वो है के चंद्रशेखर राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वह पहली महिला कौन है जिन्होंने युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो यह हमारी मिंटी अग्रवाल। कौन है, मिंटी अग्रवाल क्या है कि मिंटी अग्रवाल अभी जो हमारा रिसेंटली एयरफोर्स दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को, तो इन्होंने युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया और पहली महिला बनी है इस अवार्ड को लेने वाली। क्या है कि जब हमारे यहाँ बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उस टाइम पर ये रडार सिस्टम सर्विलांस पर बैठी हुई थी। और हमारे अभिनंदन कुमार जब ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तो अभिनंदन कुमार को सटीक जानकारी लोकेशन वगैरह की यही मिंटी अग्रवाल लगातार प्रदान कर रही थी, उनको पहुंचा रही थी। तो इसी को देखते हुए इन्हें युद्ध सेवा पदक दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुश्मन के रडार तथा सर्विलांस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रुद्रम प्रथम। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो भारत की ही डेवलप है, यानी कि क्या है कि रिसेंटली डीआरडीओ ने विकसित की है और भारत की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की है।
और इसकी स्पीड जो है वो मैक 2, मैक समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो हमारी ध्वनि की स्पीड है साउंड की स्पीड से, उससे डबल स्पीड से ये आगे बढ़ सकती है। डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 में, ठीक है। डीआरडीओ कई बार फुल फॉर्म बोल चुका हूं, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां पर है तो दिल्ली में, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है तो जी सतीश रेड्डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो यह आंसर हो गया असम। असम के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस एक ऐप को लॉन्च किया। इसके द्वारा हो गया क्या कि इसके द्वारा क्रेता विक्रेता के नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश की गई है। कैसे कोशिश की गई है, जो हमारे किसान हो गए असम के, वो अपने कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री कर पाएंगे इस लॉन्च के जरिए, और देश भर में जहां भी उन्हें अपनी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा उस मूल्य को वो प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि कृषि व्यापार में होगी बढ़ोतरी। ठीक है ना। असम की बात की जाए तो असम की कैपिटल है हमारी दिसपुर। असम के गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और अभी सीएम बोला ही मैंने, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रस्ताव किया है तो आंसर है हमारा 60%। ठीक है ना। हाल ही में क्या है, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है उसकी संसद ने घोषणा की कि 1990 में जितना कार्बन का उत्सर्जन होता था उसके लेवल को घटाकर हम कहां तक ले जाएंगे 60% पे। ठीक है ना, यानी कि 60% उसमें कर देंगे कटौती। इससे पहले लक्ष्य 40% था, लेकिन रिसेंटली बाकी दुनिया का दबाव बढ़ रहा था, ठीक है ना, खासकर विश्व वन्य जीव का दबाव बढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हम 60% कर देंगे इसमें कटौती। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो ये राजनीतिक और आर्थिक संघ है बेसिकली, और इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1993 को, और इसमें वर्तमान में है 27 मेंबर। याद रखना, अब इसमें सदस्यों की संख्या घट के रहेगी 27। जनवरी 2020 तक थी इसमें 28, लेकिन ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, तो संख्या वर्तमान में घट के कितनी हो गई है 27। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है तो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स क्या है हमारी बेल्जियम की है राजधानी। तो ये आज का हमारा करंट सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय।